आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का अपवाह तंत्र। देखिए, पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम उसमें कौन सी अपवाह तंत्र मतलब हम नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, नदियों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? जब नदियों का जल बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों से, निश्चित मतलब मान लीजिए नदी बह रही है और इसका यही क्षेत्र निश्चित है कि इसी इन दोनों के मध्य से होकर ही बहेगी, तो निश्चित जलमार्ग ऐसा नहीं कि यहाँ गई और फिर इधर आ गई। एक निश्चित जलमार्ग के माध्यम से उसका क्या होता है? अपवाह होता है। किसके माध्यम से? नदी के माध्यम से। तो ये जो निश्चित मार्ग पे बह रही है ये क्या है? उसका अपवाह। अब ये अकेली तो नहीं, छोटी छोटी धाराएं इधर से आके मिल जाएंगी। तो छोटी छोटी धाराएं जो आके मिलती हैं जल मार्गों में, वो क्या बना देता है? तंत्र, एक जालनुमा संरचना बना दी जाती है जिसे कहते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में एक तो मुख्य नदी, ये क्या हो गई? इसकी मुख्य नदी जो बिल्कुल बड़ी होती है, और जो सहायक नदियां होती है वो क्या होती है? छोटी छोटी, तो एक संग आ जाती है। जिस सतह पे, मान लीजिए इस सतह पे बह रही है, ठीक है, जिस सतह के जल को इकट्ठा करती, इस सतह पे जितना भी पानी था उसको एक जगह लाके उन्होंने इकट्ठा कर दिया, तो उसको क्या देती है? दिशा देती है। मतलब ये इधर उधर फैला हुआ है और उसको एक संगठित रूप में ले जाके पर्वतों से सागर की ओर लेके जाती है। कहाँ से? पर्वतों से बहती है नदियां और सागर की ओर लेके जाती हैं, तो वो सब क्या हो जाता है? उसको क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र ही कहते हैं। अब अपवाह क्षेत्र जो है, जिस क्षेत्र में होकर ये बह रही है, चाहे इसकी सहायक नदियां हो चाहे मुख्य नदियां, जिस क्षेत्र में होकर वो बहती है उसे क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। आपको इन शब्दों के मतलब पता होने चाहिए कि अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। अब इसमें एक और शब्द आता है जल ग्रहण क्षेत्र। जितने क्षेत्र में बह रही है और उतने क्षेत्र में उसमें कितना पानी, मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर से शुरू हो रही है कोई नदी और पंजाब तक ही आ रही हो, तो इस दौरान उसमें कितने एरिया में उसका पानी फैला हुआ है, उसने कितने क्षेत्र पानी को कवर किया, पानी ने क्षेत्र को कवर किया हुआ, वो उसका क्या हो जाता है? जल ग्रहण क्षेत्र होता है। अगर यही बड़ी नदी कहती है तो वो तो जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया हो जाता है। लेकिन जब उसे छोटी छोटी नदियां, अपनी छोटी नदी होगा तो कम क्षेत्र कवर करेगी, तो उसको संभरण क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखना, अगर छोटी नदी का क्षेत्र, नदी का पूछा जाए तो उसे कहते हैं संभरण क्षेत्र, ठीक है, छोटा क्षेत्र। और बड़े की बात कर रहे हैं तो कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र है, वो मुख्य नदी के द्वारा होता है। लेकिन ये जब सारी प्रक्रिया काम करती है तो इस प्रक्रिया में इनके द्वारा कुछ कारण होते हैं कि उनको एक दिशा मिलती है। वो एक क्षेत्र में, अब ये है कि जैसे हिमालय से बहने वाली नदियां अधिकतर सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि ढाल कैसा है, चट्टान कौन सी पड़ी, पानी कितना है, या उस क्षेत्र में कैचमेंट एरिया कितना कवर किया, ये बहुत सारे कारक, तो वो भी हमें पता होने चाहिए। तो हमारा इसी में आ जाता है नदियों का अपवाह प्रतिरूप के कारक है कि किस कारण एक निश्चित दिशा में बह रही हैं। ऐसा कुछ नदियां तो डेल्टा बनाती है, कुछ नदियां एस्चुरी बनाती हैं, कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो कहीं नहीं जाती, न समुद्र में जाती न सागर में जाती, वो रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती हैं। अंतर प्रवाही नदी क्षेत्र जो कि भारत में है, विश्व में माना हुआ अंतर प्रवाही क्षेत्र, वो भी हमारे राजस्थान में है। वो हम अभी इसके जो पार्ट्स करेंगे उसमें समझेंगे। सबसे पहले नदियों का अपवाह प्रतिरूप कुछ कारकों से द्वारा, मैंने कहा ना, निश्चित दिशा देना, पानी को लेके जाना, उसमें सहायक नदियों का आके मिलना, वो सब इन कारकों पे निर्भर करता है। जैसे भूवैज्ञानिक समय, मान लीजिए कई नदियां जो बहुत पुरानी है, जैसे सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी भी है, ये सब क्या है? कृष्णा गोदावरी पुरानी नदी। तो पुराने समय से जिस मार्ग से बह रही थी आज भी उसी मार्ग में बह रही है। चट्टानों की प्रकृति, अगर कठोर चट्टानें होंगी तो उनका तो रास्ता बदलना बहुत मुश्किल, लेकिन अगर कोमल चट्टानें हुई रास्ते में तो उन चट्टानों को अपक्षय और अपर्दन करके, कि नदी है तो अपर्दन की प्रक्रिया काम करेगी, अपक्षय करेगा नहीं। जब नदी आ जाए, वायु आ जाए, काष्ठ क्षेत्र आ जाए, सागरीय क्षेत्र आ जाए, तो वह अपर्दन की प्रक्रियाएं काम करती हैं। तो उन क्षेत्रों में अगर कोमल हुई तो काट करके वो अपना रास्ता और कहीं बदल लेगी, लेकिन कठोर चट्टान हुई तो उसका मार्ग बदलने में उसे सालों लग जाएंगे, ठीक है। स्थलाकृति, अगर ढाल तेज है तो तेजी से निकलेगी, मंद ढाल है तो घूमते हुए निकलेगी, समय लेगी, मलबा ज्यादा इकट्ठा करेगी, ठीक है। ढाल प्रवणता वही तीव्रता पे और मंदता पे निर्भर करती है। जल की मात्रा, जितना ज्यादा जल की मात्रा होगी उसका बहाव उतना ही तेज होगा, वो उतना ज्यादा अपने संग कंकड़ पत्थर मलबा है उनको, क्योंकि उसमें क्षमता ज्यादा है। जैसे कहते हैं ना, जब यंग होते हैं तो हमें काम करने की चाहिए क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हमारी प्रौढ़ या वृद्धावस्था आती है हमारे अंदर एनर्जी की क्षमता क्या होती जाती है? कम होती जाती है, हम भार रहे हैं। तो वही स्थिति नदी के संग होती है।
बहाव की अवधि कितनी है, बारिश के दिनों में मान लीजिए पानी की मात्रा हो गई तो लंबा क्षेत्र कवर करेगी, चौड़ा क्षेत्र भी कवर करेगी। और अवधि भी डिपेंड करती है, जैसे अब मानसून काल चल रहा है तो मानसून काल में क्या बारिश हो रही है तो ज़्यादातर बाढ़ आ रही है तो क्षेत्र कवर कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में पानी नहीं तो वहाँ पे भी पहुँच रही है। तो ये कुछ कारक हैं जिनके माध्यम से भारत का जो अपोहा तंत्र किया, हम भारत का नहीं है, मैं विश्व के स्तर पे बात कर रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें सभी स्तर पे पढ़ना है कि अपोहा तंत्र किसे कहते हैं, दिशा कैसे, अपोहा द्रोणी किसे कहते हैं, संवरण क्षेत्र, ये सारा, और किस कारण से इनके रूप बदलते हैं। अब नदियों का जब ये कारक आ जाएंगे तो इन कारकों के साथ साथ इनके कुछ प्रतिरूप भी बनते हैं। अब देखिए अपवाह का मतलब तो नदी का बहाव, ठीक है। प्रतिरूप का मतलब हो गया उसका आकार कैसा होगा, शेप कैसी आएगी। तो शेप कई बार क्या होती है, मान लीजिए वृक्षाकार ऐसे जगह जगह चली गई इस तरीके से नदियां, तो ये कौन सा प्रतिरूप हो जाएगा, वृक्षाकार प्रतिरूप, ठीक है, प्रतिरूप। मान लीजिए नदी जालनुमा संरचना बना रही है, ऐसे है ऐसे है, और इनमें भी और छोटी छोटी अन्य सहायक नदियां आपको मिल गई, सहायक में भी, तो ये एक तरीके से तो इसको क्या बोलेंगे, जालनुमा संरचना। एक होती है कहीं से मध्य में आके नदियां बीच वाले हिस्से में गिर रही हैं, तो कई सारे प्रतिरूप जो होते हैं इसमें समय समय पे बदलाव लेते हैं, क्षेत्र के हिसाब से, आकृति के हिसाब से, और आपके क्या कहते हैं जल की मात्रा के आधार पे अरीय प्रतिरूप, ठीक है। वृक्षाकार, जालनुमा, इसमें तो छोटी के संग अन्य छोटी छोटी आ जाएंगी, तो जब इतनी ज्यादा आ जाएंगी तो जालनुमा संरचना बन जाएगी, इस वजह से इसको हम जालनुमा प्रतिरूप या जालनुमा संरचना भी कहते हैं। एक अपना बदला है समानांतर, मान लीजिए मुख्य नदी है और इसमें एक ही तरफ से सारी नदियां आती मिल जाए, तो समानांतर एक दूसरे के समानांतर चल रही है, ये इसके समानांतर चले, तो इसे कहेंगे प्रतिरूप। एक ये हो गया समानांतर प्रतिरूप। एक हमारा हो जाता है वलयाकार प्रतिरूप, घूम घूम के गोल आकृति मिल रही है, ठीक है। वलयाकार प्रतिरूप, तो बहुत सारे प्रतिरूप, इनका पूरा मतलब नहीं बताऊंगी। इसके अलावा आता है उप समानांतर, ये इसके लगभग सारी की सारी क्या चल रही है, इसके समानांतर है, तो इसको कहते हैं उप समानांतर प्रतिरूप। एक प्रतिरूप हमारा ये भी हो जाएगा। एक हम कर लेते हैं वृक्षाकार भी हो सकता है, वृक्ष में जैसे शाखाएं निकली रहती है, ये जैसे मैंने यहाँ बताया था, इसी को अगर मैं थोड़ा और वृक्षाकार हम बता चुके तो चलिए आयताकार प्रतिरूप की बात करते हैं, होगा आयताकार प्रतिरूप। इसमें ये अगर देखो तो आयतनुमा आकृति बन रही है, गौर से देखो ये आयताकार प्रतिरूप हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रतिरूप हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये मुख्य हैं। अब सबसे पहले हम वृक्ष देखिए, डेल्टा भी कई प्रकार के बनते हैं, ऐसी नदियों भी नदियां बनाएंगी तो वो भी अलग अलग प्रकार के प्रतिरूप बनेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वृक्षाकार प्रतिरूप, ठीक है, अपवाह हो रहा है नदियों का द्वारा, अपवाह तंत्र है तो इसमें वृक्षाकार ही होगा, वृक्षाकार
वृक्षाकार प्रतिरूप की बात करें, जब अब बनता कैसे, सबसे बड़ी बात कि भाई हमने आकृतियां तो बना दी, बनेंगी कैसे इसके बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए जब नदी बहती है तो नदी धाराओं के रूप में आएगी, छोटी छोटी हो सकती है, बड़ी धारा हो सकती है। तो उस जगह जहां वो बह रही है स्थान है, उस स्थान का ढाल के अनुसार बहेगी। मान लीजिए ढाल तीव्र है, तेजी से ढाल मंद है, धीरे धीरे कटा पड़ रहा है तो घूम घूम के, तो ढाल पे डिपेंड करता है कि वहां का ढाल कैसा है, उस ढाल के अनुसार ये बहती है। सीधी सीधी ढाल इसमें बहुत हो गए, तो उसमें जो मेन नदी होगी या उसकी सहायक नदियां होगी उनके द्वारा वृक्ष की शाखाएं ऐसी तो निकली हैं, वृक्ष की शाखाओं के रूप में क्या होता है, एक प्रतिरूप बनाता है, जैसे द्रुमाकृति। देखिए इसको ऐसा नहीं वृक्ष, इसका एक और नाम है, कई बार पूछा गया, द्रुमाकृति। तो ये वृक्ष की शाखाएं जैसी बन जाती है, तो इसमें मुख्य नदी में ऐसे आके छोटी छोटी सहायक नदी मिलती है, तो ऐसा लगता है वृक्षनुमा संरचना। तो द्रुमाकृतिक प्रतिरूप या वृक्षाकार प्रतिरूप के नाम से इन्हें जाना जाता है। ध्यान रखना इसमें जो इम्पोर्टेंट है वृक्षाकार में वो है स्थलाकृति का ढाल, किसके कारण बनती है। जैसे अगर मैं इसको उदाहरण दूं कि हमारे भारत में ऐसी कोई नदी है कि देखो गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये हमारी कैसी प्रतिरूप की है, वृक्षाकार की। तो आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि गंगा नदी का प्रवाह प्रतिरूप कैसा है, यमुना का कैसा है। तो अगर हम वृक्षाकार की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, दामोदर, ये सारी नदियां कैसी हैं, हमारी वृक्षाकार प्रतिरूप है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आईएएस में भी क्वेश्चन है, आरएएस का भी क्वेश्चन है और एसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा हमारा आ जाता है जालनुमा। देखिए जालू में छोटी मुख्य धारा, ये तो मुख्य धारा, इसकी सहायक नदी, उन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होती हैं। तो ऐसे जालनुमा संरचना बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप संरचना, ठीक है, या जालीनुमा प्रवाह तंत्र भी कह देते हैं। इसमें नदियां क्या कहते हैं कि एक दूसरे के समानांतर, ये इसके समानांतर तो ये इसके समानांतर आ रही है, तो एक दूसरे की क्या आ जाती है, समानांतर आ जाती है। इस कारण इस संरचना कैसी बनती है, जालीनुमा संरचना बनती है। इसकी ज्यादातर ये समकोण बनाती है। देखिए एक समकोण ये रहा, एक समकोण ये रहा, तो इसमें जो होती है समकोणीय स्थिति, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये किसके आधार पे बनता है, ढाल के आधार पे। इसमें कैसी स्थिति बनती है, समकोणीय स्थिति, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट जो बात करेंगे हम अपना अरीय प्रतिरूप की बात करें अपन, जब केंद्र सारी धाराएं मध्य में, ये केंद्र मान लीजिए, सारी नदियां केंद्र में आके गिरी, तो ये बिल्कुल एक केंद्र समझ लीजिए, जो धाराएं कहाँ आके गिरी, एक मेन केंद्र में आके गिरती है, तो वो क्या हो जाती है, इस प्रकार की प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं, अरीय। अब इससे निकलने वाली नदियां मतलब ऐसा रूप कौन कौन सी बनाती हैं, अगर बात करूं तो हमारे भारत की बात करें, नर्मदा और सोन नदी, ये कैसा प्रतिरूप बनाती है, अरीय प्रतिरूप। ध्यान रखिएगा, नर्मदा और सोन नदी दोनों अरीय प्रतिरूप की हैं, गंगा यमुना कृष्णा कावेरी वृक्षाकार प्रतिरूप की हैं। अगला बात करें हम समानांतर प्रतिरूप की बात करें या फिर केंद्रीय रूप की, तो समानांतर मतलब एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के लगभग समानांतर, एक लाइन के बराबर दूसरी लाइन, तो ये सब क्या जा रही है, एक दूसरे के समानांतर जा रही है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, समानांतर प्रतिरूप कहेंगे। अब इस ज्यादातर जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां है ना हमारी, कौन सी, पश्चिमी घाट से निकलने वाली, या अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है, कि आप भारत का अगर मैप आपको ध्यान हो तो भारत के मैप के अनुसार हम देखें तो ये है, तो यहाँ तो आ जाती है हमारी नर्मदा नदी, और इसके बिल्कुल समानांतर अगर देखें ताप्ती नदी आती है, तो एक दूसरे के समानांतर है। इसका मतलब जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो क्या है, तकरीबन समानांतर है। तो हम इसमें किसका उदाहरण लेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कैसी हैं, समानांतर नदियां हैं, ठीक है। अगला बात करें हम वलयाकार की, तो इनको परिवर्ती नदियां भी कहते हैं, वलयाकार या ऐसे घूम क्या, या इसको एक वलयाकार कह लीजिए या परवर्ती,
परिवर्ती प्रतिरूप। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है होंगे। इसमें क्या होता है, जब नदी जो होती है, अनुवर्ती नदी जो होती है, जो बहाव लेके चल रही है, वो मुख्य नदी से जुड़ने से पहले क्या थोड़ी सी घूम जाती है वक्र के रूप में। देखिए ऐसे घूम घूम के मैं बना रही हूँ, ये घूम घूम के वक्र के रूप में घूम जाती है, मतलब चाप ले लेती है। पूरा ऐसा गोला ना करके क्या स्थिति आ जाती है कि चाप, मतलब चापीय स्थिति का रूप जो आए वो क्या है, आपका वलयाकार प्रतिरूप होता है। भारत में ज्यादातर हमें नहीं है कि भारत का जो ढाल है उबड़ खाबड़ भी है, तीव्र ढाल भी है, तो कम देखने को मिलती है अगर मैं बात करूँ इसकी तो। हाँ, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जैसे तमिलनाडु में मैं बात करूँ, नीलगिरी पे जो निकलती है या पिथौरागढ़ से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं वो इसमें। तो भारत में एक दो इलाके हैं, एक तो तमिलनाडु का नीलगिरी वाला क्षेत्र और एक पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र, बस दो क्षेत्र में इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है भारत में। बाकी की और कहीं ये आकृति देखने को नहीं मिलती। तो बहुत आसान है याद करना, तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र और पिथौरागढ़ क्षेत्र, आपको दो ही तो याद। पिथौरागढ़ का है उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, नीलगिरी आपको सबको पता है। तमिलनाडु वाला क्षेत्र, केरल वाले नहीं, तमिलनाडु वाले क्षेत्र की बात कर रही हूँ। अब हम बात करें अपातंत्र में अभिकेंद्रीय या समानांतर, ये सारे देखिए घूम के वलयाकार आ जाए या वैसी आ जाए इनमें, तो इनमें कई सारे रूप बनते। आयताकार की बात करूँ, ये हमारी आयताकार प्रतिरूप है। देखिए आयतपूर्ण संरचना बन रही है इसमें। जब ये जो मुख्य नदी है, मान लीजिए ये तो जा रही है और अपनी जो सहायक नदी है उन पे क्या बना रही है, समकोण। देखिए ज्यादातर ये भी समकोणीय स्थिति, ये भी समकोणीय स्थिति, ये भी। तो इसमें क्या होगा, समकोणीय स्थिति आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे जो जिसमें समकोणीय, जैसे इसमें समकोण बन रहे लेकिन छोटे छोटे, इसमें बड़े समकोण दिखाई देंगे, तो ये हो जाएगा अपना आयताकार प्रतिरूप। अब इसका उदाहरण क्या होगा, देखिए जो विंध्याचल पर्वत है हमारा, यहाँ पे हमारा कौन सा पर्वत है, विंध्याचल। तो विंध्याचल पर्वत वाला जो क्षेत्र है और वहां पे पलामू क्षेत्र की कुछ नदी, एक पर्टिकुलर पार्ट है विंध्याचल पर्वत में भी पलामू क्षेत्र की नदियों का जो अपोहा प्रतिरूप है वो कैसा है, हमारा आयताकार प्रतिरूप है। तो निश्चित है, तो उसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। अब सभी दिशाओं से केंद्र में, जैसे मैंने आपको कहा था ये में केंद्र में आ रही, तो ज्यादातर ऐसे झीलों का निर्माण होता है। ये जो आकृति भी मिलती है ना, झीलों के निर्माण में बहुत सहायक होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा क्या कि कैसे कैसे प्रतिरूप हमारे बनते हैं। तो देखिए अपवा तंत्र किसे कहते हैं, कैचमेंट एरिया क्या है, तंत्र किसे कहते हैं, उसके किस कारण से इनके रूप बनते हैं, उनके बारे में करें। प्रतिरूप के बाद जो हम बात करते हैं अपवा तंत्र कैसा होता है। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। अनुवर्ती किसे कहते हैं, परिवर्तित, तो ये आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी आप किसी भी क्षेत्र की नदी, चाहे भारत का हो, राजस्थान का हो, विश्व का हो, कहीं का भी वर्ल्ड में, उसका अपवा तंत्र की यही प्रवृत्तियां होती है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अपवा तंत्र दो तरीके का होता है, एक तो क्रमवर्ती जो क्रम से चले, और दूसरा अक्रमवर्ती जिसका कोई क्रम ही ना हो। तो वो इसमें दो आ गई, क्रमवर्ती। और देखिए सबसे पहले क्रमवर्ती को फिर से हम दो भागों में बांटते हैं, अनुवर्ती और परिवर्ती। अनुवर्ती का मतलब ऐसी नदियां जो कि ढाल का, मान लीजिए कोई नदी पर्वत है और इसका ढाल तीव्र है, तो वो नदी ढाल के, इसी ढाल के अनुसार तेजी से तो नीचे आएगी। और मान लीजिए पर्वत ऐसे है तो नदी पहले ऐसे आएगी, फिर यहाँ पानी इकट्ठा होगा, फिर आगे धक्का देगा तो आगे। तो जैसा ढाल होगा ढाल के अनुसार, उसी की दिशा के अनुसार, अगर ढाल उत्तर पूर्व होगा तो नदी उत्तर पूर्व की ओर बहेगी, अगर ढाल उत्तर पश्चिम की ओर होगा तो नदी की दिशा भी क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो ढाल के अनुसार जो नदियां बहेंगी, अनुसरण करें, अनुसरण से ध्यान रख लेना, जैसा बड़ा कहीं चल रहा तो हम भी पीछे पीछे चलते हैं ना,
तो जो अनुसरण करते हुए चले उसे क्या कहते हैं। अब भारत की ऐसी कौन सी नदियाँ, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो तकरीबन किसमें आती हैं, अनुवर्ती नदियों में आती हैं। दूसरी आती है परिवर्ती नदियाँ। परिवर्ती नदियाँ कौन सी होती है, देखिए जब अनुवर्ती नदी कह रही है, मान लीजिए अनुवर्ती नदी बन गई और इसमें से यहाँ इसकी सहायक नदियाँ आके मिलने लगे छोटी छोटी, लेकिन ये सारी सहायक नदियाँ किस पे आके मिले, समकोण। देखिए एक समकोण ये बन रहा है, एक समकोण ये बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब समकोणीय स्थिति में मिले आके कोई भी नदी, भीमा है, ब्रह्मादी, ये सारी नदियाँ निकलती है, तो इनमें क्या हो जाती है। अब देखिए चंबल है, मान लीजिए हम ये भारत की बात करते हैं, ठीक है, और भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से गंगा नदी निकलती है, गंगा हमारी निकल जाती है उत्तराखंड से, और इसकी सबसे बड़ी सहायक में यमुना आके मिलती है कहाँ, इलाहाबाद वाले इलाके में। तो जो यमुनोत्री से गंगा, तो ये इसकी क्या देखिए समकोण पे कितना लंबा कवर किया गया, 1365 मीटर इसकी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी। अगर बात किलोमीटर की बात करें तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, और ये समकोणीय स्थिति पे अगर गौर से देखो, और इधर से इसमें चंबल आके मिल रही है राजस्थान से, ठीक है, इटावा के पास, तो ये भी समकोणीय स्थिति बना रही है। इधर से सोन मिल रही है, तो ये भी समकोणीय। तो ये जो स्थिति बना रही है, ये जो बना रही है, तो वो कौन सी है, तो इसमें चंबल है, सिंध है, बेतवा, यमुना, ये कैसी नदी है, परिवर्ती। अनुवर्ती नदियों को समकोण पे काटने वाली नदियां क्या कहलाती हैं, हमारी परिवर्ती। उसको परिवर्तित, ऐसा नहीं कि उसका रास्ता बदल दिया, उसका रूप को बदल दिया, समकोणीय स्थिति दे दी। तो ये तो हो गई हमें क्रम से ही चल रही है कि अनुवर्ती में आके और नदियां सहायक नदियां मिली। अक्रमवर्ती जिसमें कोई क्रम ही नहीं है, तो इसको दो भागों में, पूर्ववर्ती और पूर्ववर्ती। मतलब भारत की बात करें तो हिमालय बाद में बना है, ठीक है, हिमालय तो जब 33 सागर में संचलन हुआ, एशिया और भारत प्लेट की टकराव हुई, तब हिमालय की संरचना, हिमालय तो कहते हैं अभी भी बन रहा है, नवीन गलित पर्वत है। तो हिमालय के बनने से पहले भी कुछ नदियां बहती थी, उसमें हमारी की सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो प्राचीन नदियों में आती हैं। तो हिमालय से भी पहले थी, पानी की मात्रा थी, ग्लेशियर्स थे उन इलाकों में भी, तिब्बत वाले क्षेत्र में। तो ये नदियां जब अपने क्षेत्र में, मान लीजिए मैं बात करूँ सिंधु नदी की, कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ये यहाँ से आके ऐसे ही निकलती है। तो हिमालय आ गया, काराकोरम आ गया, लद्दाख वाला क्षेत्र आ गया, जासर। तो ये नदी ने क्या किया, यहाँ जो भी श्रेणियां पड़ी है पर्वत, उनको क्या किया, काट छाट दिया, तोड़ फोड़ करके रास्ता बनाया और किधर की तरफ निकल गई, पाकिस्तान की ओर निकल गई। तो इसने हिमालय पर्वत के क्षेत्र को भी काट छाट करके जो अपना रास्ता तैयार किया, उसका अनुसरण नहीं किया कि जैसा उसी पे बह जाए, नहीं, तोड़ फोड़ करके जो अपना मार्ग तैयार किया, वो नदियां किसमें आती हैं, हमारी पूर्ववर्ती। पहले जैसी थी आज भी उन्होंने अपना रास्ता बना लिया, प्राचीन काल की सबसे पुरानी पूर्वारोपित नदियां जो ढाल, देखिए ये ढाल का अनुवर्ती तो क्या अनुसरण कर रही थी, ये ढाल का अनुसरण ही नहीं लेंगी। ढाल अगर उत्तर पूर्व को जा रहा है तो उत्तर पूर्व को ना जाके ये पश्चिम की ओर बहे, तो ढाल के अनुसार ना बह के, मान लीजिए इनको कहीं गार्ज मिल जाए या होस्ट मिल जाए घाटी, तो ऐसे क्षेत्र में जैसे स्वर्ण, चंबल नदी है, सोन नदी है, बनास नदी है, ऐसी कई नदियां हैं जो अपना अनुसरण नहीं करती, इनको जहां जैसा मिलता है उस क्षेत्र में ये बह जाती है। जैसे चंबल तो रिवाइंस बनाती है, खड्ड बनाती है। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों आपको मतलब पता होने चाहिए, और इसमें भारत की कौन कौन सी नदियां कौन सा रूप बनाती है वो आपको, लेकिन इनका मतलब जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अपवाह तंत्र किस रूप में चलेगा, अनुवर्ती चलेगा, परवर्ती, पूर्ववर्ती या पूर्ववर्ती। पूर्वारोपित भी हो सकता है, पूर्ववर्ती मतलब इसमें ढाल ना हो, मतलब कोई क्रम ही ना हो। तो ये जो अपना टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, जब हमें ये समझ में आएगा तभी तो हम नदियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है।